कबर एक है और बंदे दो। इमरान खान के केसेस चल रहे हैं और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो रहे हैं कि दो नाम आपने सारे जो है ना इस केस में याद रखने हैं। उनकी सारी नफरत इस बहस पे थी कि मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया। तो प्रेशर अगर था तो रिज़ाइन कर देते, किसी को मार देना थोड़ी हल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। हमारी जो सियासत है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सुकून नहीं है। ख़ास तौर पर जो चीज़ें हो रही होती है वो है समातें, कोर्ट हेयरिंग्स। इमरान खान के केसेस चल रहे हैं और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। ये ट्रेंड है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इमरान खान को कि जी हमने आपको अभी जो है ये केसेस में अभी रिलीफ दिया है और फर्दर हम और रिलीफ देंगे फ्यूचर में। अब वो फ्यूचर नहीं पता कब तक है, लेकिन जो नवाज शरीफ हैं उनको वो रिलीफ मिल रहा है जो इमरान खान चाहते हैं। जिस तरह अजीज़िया मिल्क केस में इस वक्त नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। बड़ा $1 मिलियन जो जुर्माना था वो क्लियर हो गया। थोड़ी सी देर की समाअत हुई, यानी इज़ गुड टू गो। तो इस वक्त वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन कैंपेन करें, इलेक्शन जीत गए तो प्राइम मिनिस्टर लगें। सब कामों के लिए जो है ना वो इस टाइम एलिजिबल है। इसके ऊपर बात करेंगे अभी हम, लेकिन आज का जो हमारा व्लॉग है उसका हमारा फोकस और जो हमारा टॉपिक है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी सज़ाए मौत और काजी फायज़ ईसा। सुप्रीम कोर्ट ने यही केस क्यों इस टाइम पे चूज़ किया है कि इसके ऊपर जो है ना कोर्ट हियरिंग की जाए, क्योंकि ये तो 11-12 साल पुराना केस हुआ है दायर। ये कौन सा कोई नया पीपल्स पार्टी या जरदारी ने किया है। अब इतनी भरी हुई सुप्रीम कोर्ट की जो शेल्फ है और हमारे मुल्क की जो हिस्ट्री है अनसॉल्व्ड केसेस की, या ऐसे लोगों की जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं, चाहे वो जिंदा है या मर गए या मिसिंग है या नहीं, तो वो लिस्ट नहीं ख़त्म होती। उन सारों में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। खैर 5 जुलाई 1977 इज़ द डे जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरा दी। मिलिट्री कूप कहते हैं आप जिसको, माशाल्लाह की तरफ चली गई हुकूमत। अहमद रज़ा कसूरी इनके मुताबिक जी 1 हफ्ते के बाद इस सारे हाल के सेशन जज की अदालत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर केस दायर हुआ नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का। अब इस केस को जो है, क्योंकि हाई लेवल का केस था, उसको हाई कोर्ट में जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 में पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उनकी ज़मानत हो गई कि जो जज थे वो हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी सबूत नामुकम्मल है, तो इसलिए उनकी जो है ना हम ज़मानत मंजूर करते हैं। अब 17 सितंबर को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल में उन्हें फिर गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इस दफ़ा मार्शल लॉ के कवानीन के अकॉर्डिंग। और फिर जो है उस गिरफ्तारी के 1 महीने के बाद उनका ऑफिशियली ट्रायल शुरू हो गया। अब आप खुद ही देख लें कि अगर जो उस टाइम जनरल हो और वो मार्शल लॉ लगा के बैठा हो, उससे आपकी दुश्मनी हो अगर, तो आपके बचने का रास्ता क्या होगा। आप गए फिर, और यही हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी। उनके कोई वे आउट नहीं था एंड ही वाज डन। दुश्मन इस तरह का था। खैर अदालत ने जो है जी 18 मार्च 1978 में तमाम मुल्ज़िमान जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत सज़ाए मौत दे दी। अब बात यह है कि दो नाम आपने सारे जो है ना इस केस में याद रखने हैं। एक है जी मौलवी मुश्ताक हुसैन और दूसरा अनवारुल हक। इन दो जस्टिस के आपने नेम बड़े इंपॉर्टेंट है इस सारे केस के अंदर। अब बहरहाल जी बड़ा प्रेशर आना शुरू हो गया सज़ाए मौत देने के बाद। बाहर से, दूसरे मुल्कों से, मैगज़ीन से लोगों ने बहुत बात शुरू कर दी कि जी इंसाफ ये है कि माफ़ कर दिया जाए। दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेप, तो इसको मत जो है ना प्रैक्टिकलिटी में लाएं। इसके ऊपर बड़ी लंबी एक अलग से डिबेट है कि किस लेवल की इसके ऊपर बातें हुई थी कि मत करें। अब इसको ख़त्म करने के लिए कि बहाल करें या ना, या फिर हम ख़त्म कर दें, नहीं देते सज़ाए मौत, उसके ऊपर एक और जो है ना बेंच तश्कील आया जो कि 3-4 के तनासुब से डिवाइड किया गया। अब इस फैसले से 3 जजों ने, जस्टिस करम इलाही चौहान, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस नसीम हसन शाह ने इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस मोहम्मद हलीम ने जो है ना इख्तलाफी नोट लिखे। अब 3-3 हो गए। एक जो था वो इम्पोर्टेंट था। अब जो उस एक ने कहना था ना वो हो जाना था। वो एक वोट था जस्टिस अनवारुल हक का, जिन्होंने कास्टिंग वोट का हक इस्तेमाल करके फैसले पर अमल दरामद की जो राह है वो हमवार कर दी।
यही वो जो मैं दूसरा नाम बता रही थी इनका ही था। अब जो मौलवी मुश्ताक हुसैन की मैंने अभी बात आपसे कही थी कि उनका नाम आपने नहीं भूलना, वो पर्सनल हेट रखते थे भुट्टो के साथ, और ज़ियाउल हक को ये बात पता थी। उनका ये मानना था जो जस्टिस मुश्ताक थे कि मैं जस्टिस रियाज हुसैन की बजाय चीफ जस्टिस बनता, ये मेरा हक था, लेकिन भुट्टो ने जस्टिस रियाज को बनाया जो मेरे से 8 साल जूनियर था। ये उनको बात हजम नहीं हुई। उनको जो है कहते हैं जी पागलपन की हद तक शौक था मौलवी मुश्ताक हुसैन को कि वो चीफ जस्टिस लगे, लेकिन भुट्टो ने नहीं लगने दिया। जो ज़ियाउल हक था उसने आगे बाद में जो उस टाइम का चीफ जस्टिस था उनको बाय फोर्स हटाया और मुश्ताक हुसैन को जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया, जिन्होंने अपनी मर्जी से जो है ये पूरा बेंच तश्कील दिया, जो बड़ा स्पेसिफिकली प्लेस्ड जज थे उसके अंदर सारे, जिनको उनको पता था हाँ ये हेट रखते हैं भुट्टो के लिए या उसकी फेवर नहीं करेंगे, और जो जज फेवर लगता था कि कर सकते हैं उनको फैसले के अंदर ही नहीं रखा गया। कोई भी जो है ना इंटरनेशनल प्रेशर काम आया ना इंटरनल प्रेशर काम आया, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत का फैसला था उसको इंटैक्ट रखा गया। जो लास्ट अपील थी मेरा ख्याल है मर्सी की, वो की गई थी वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी इरशाद खान और जनरल के आरिफ की तरफ से 1979 के। ये बात मेंशनड है जी जो सेक्रेटरी बराए अमूर दाखिला रवेदाद खान है उनकी बुक में, जिसका नाम है पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये दो लोग भुट्टो केस की समरी लेकर ज़ियाउल हक के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने वो समरी उनको दिखानी थी, अपील करनी थी कि सज़ाए मौत ख़त्म कर दें। तो ज़ियाउल हक ने उसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा और बगैर देखे ही बगैर पढ़े ही उसको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इवेंचुअली जी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रात के दूसरे पैर फांसी दे दी गई। ये एक ऐसा इवेंट है पाकिस्तान के मुल्क में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सॉरी, वो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी ऐसे दूसरे जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं ना उनकी हिस्ट्रीज़ के अंदर मिलता होगा। और अभी तक आप अगर ये कहें कि ऐसे एक डिसीजन का पाकिस्तान एक वज़ीर आज़म या एक लीडर की सेक्रीफाइस गई और मुल्क जो था उस तब से जी सक्सेस की तरफ दौड़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो भी किसी की सेक्रीफाइस काम नहीं है, किसी का मरना काम नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी तज्ज़ियों में आप ये देखें जी, ये कहा जाता है कि अगर भुट्टो साहब अपने मकबूलियत के बल पर दोबारा आ गए तो आयन में बगावत की शिक आर्टिकल 6 के तहत ज़ियाउल हक का ट्रायल करेंगे। ये कहा जाता था कि कबर एक है और बंदे दो, कि एक ने मरना है, ठीक है, और सज़ा के तौर पे तयशुदा थी कि ज़ियाउल हक ने यकीनी बनाया कि भुट्टो को सज़ा हो ताकि उनका कोई ट्रायल ना करे, उनको ना कोई मार दे। तो इस लेवल की इनकी राइवलरी थी। इन लेवल क्या राइवलरी मुझे समझ नहीं आती। ज़ियाउल हक के हाथों एक जुल्म ही था ये। खैर हम में से बहुत सारे लोग जो है 1979 में जब ये सारी चीज़ हुई थी, ज़ियाउल हक का दौर इवन हम में से ज़्यादातर ने नहीं देखा हुआ, बहुत सारों ने नहीं देखा हुआ, बहुत सारों ने देखा भी हुआ है, लेकिन ये भी ज़रूरी था जानना हिस्टोरिकल लिहाज से, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रेजेंट में डिसीजन आ रहा है तो क्या आएगा और क्यों इसको सेलेक्ट किया गया। अब इसको सेलेक्ट करने का रीज़न काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथों या सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी कि कोई एडमिट की भी कन्फेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि जो इमरान खान की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो उसमें सारी बड़े सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, मेरे माइंड में ये आता था कि क्या ज़रूरत है ना PDM बनाने की, क्या ज़रूरत है सिविल लीडरशिप, ये जितनी भी पार्टीज़ हैं वो एक सिविल ही लीडर के अगेंस्ट इकट्ठी हो गई है, बजाय से कि आप सब मिल के स्ट्रेंथन कर लें पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है या जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको। तो इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा अब आप देखेंगे ना इवेंचुअली, बल्कि आप देख ही रहे हैं। नवाज शरीफ का फ़ायदा, अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा उनके केसेस ख़त्म हो गए, इलेक्शन लड़ेंगे, सब स्मूथ है उनका। इस टाइम बाहर से आए ऐसे है जैसे जी वो प्रिंस ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, कैसे अचानक से हो गया, कुछ भी अचानक से नहीं है। सियासत में कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। जरदारी वगैरह के ऊपर कोई केस वगैरह तो है नहीं जिनको ख़त्म करना हो, उनके ऊपर कोई नाअहली का केस नहीं है कि वो इलेक्शन ना लड़ सके, सब कुछ अच्छा है उनका। लेकिन उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी, जो उनकी सियासी मोटो है ना जरदारी का, भुट्टो का, वो है शहीदों के ऊपर, और जो उनकी कहते हैं ना जो भुट्टो का खून बहुत बहा है उसके ऊपर वो सियासत करते हैं। इसकी मिसाल सबसे बड़ी जो आप सब ने देखी है, उस टाइम सब थे, बेनज़ीर भुट्टो को जब असैसिनेट किया गया 2007 में, उस टाइम आई एम श्योर यू ऑल वर देयर,
तो क्या उसका रिजल्ट आया था? 2008 में कौन जीता? पीपल्स पार्टी। प्रेसिडेंट लगे थे जरदारी साहब, क्लीन स्वीप करके इलेक्शंस विन किया उस टाइम पीपल्स पार्टी ने। उसके बाद वो आपको कहीं नज़र नहीं आई, उसके बाद वो आपको प्रोविंशियल लेवल पे नज़र आएगी और वो भी जलील होती हुई। ये वैल्यू है ना उनकी। अब इस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, वो रिन्यू करवा रहे हैं, उसका डिसीजन आएगा। ऑब्वियसली जब अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब मैं भी इस हिस्ट्री को पढ़ रही थी सारी चीज़ को, तो आप ऑब्वियसली अपसेट होते हैं कि किस तरह से क्या क्या इस टाइम पर हो चुका है। यही चीज़ जब इस केस को पढ़ा जाएगा, ऊपर से वो लाइव टेलीकास्ट करने की भी रिक्वेस्ट बिलावल साहब कर रहे हैं, यानी कि अवाम फर्स्ट हैंड जो है ना एक इमोशनल ये एक ट्रायल होने वाला है और उससे जो है लोगों की सिंपथीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ फिर से जाएंगी। इसी नाम के ऊपर वो अभी तक सिंध में मेंटेन किए हुए हैं, तो वो फेडरल में भी बहुत चांस है जिस तरीके से वो आ जाए। ज़ियाउल हक इस केस के अंदर मौजूद है, लेकिन अब उसको कैसे, अब वही बात कि जी कैसे आप उनके ऊपर हाथ डालेंगे उनकी सारी ज़ियाउल हक की अपनी जो लेगेसी है उसको आप कैसे बोल सकते हैं? तो आर्मी करने देगी अभी वो आपको, क्योंकि जी देखें जो इमरान खान के दौर में और बाजवा साहब के दौर में जितनी पॉलिटिसाइज आर्मी हुई है, सियासत के अंदर घुसी है, उनकी जगह नहीं है वो। बिहाइंड द कर्टन्स जो भी होता रहता है वो एक अलग ही स्टोरी है, उसके ऊपर हमने बात करनी भी नहीं है। ये हमारी मिलिट्री स्टेबिलिटी ही है जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है, जो सीधी बात है। लेकिन वो बहुत खुल के फ्रंट पे आ गए थे बाजवा वगैरह इमरान खान के टाइम पे, और उसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है सियासी लिहाज से मुल्क को, इन जनरल भी, आर्मी को भी। तो इस टाइम आसिम मुनीर और जो भी उनकी बिहाइंड जितने भी और जनरल्स हैं, दे आर ओके विद टेकिंग आउट अ बिट ऑफ द पास्ट। उसको थोड़ा सा आप जो है ना क्रिटिसाइज़ कर लें, बजाय इसके कि आप प्रेजेंट या फ्यूचर आर्मी का है ना उसको दाव पे लगा दें। ये उनके लिए बेहतर एक मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी है, ये बेहतर ऑप्शन है। जहाँ तक काजी फाइज ईसा की बात है, सुप्रीम कोर्ट अभी आप मेरा जो पिछला व्लॉग है कल का, उसमें आप जाकर अगर देखें तो वही बात कि सुप्रीम कोर्ट्स हमेशा पॉलिटिकल नज़रिया होता है मुल्क का, उसको लेके चल रहे होते हैं ज़्यादातर। ये एक आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है ठीक है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, और हर मुल्क के अंदर ऐसा ही है। सिर्फ पाकिस्तान के बारे में मैं बात नहीं कर रही, ये मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ इस तरह के बने हुए हैं। काजी फाइज ईसा ने अपनी एक स्पीच में रिसेंटली कहा कि जी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं सुनता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में जज कहते हैं कि हम पे प्रेशर बहुत था। तो प्रेशर अगर था तो रिज़ाइन कर देते, किसी को मार देना थोड़ी हल है, ये उन्होंने कहा है काजी फाइज ईसा ने। अब अभी मैंने आपको सारी जो बात बताई है ये मुश्ताक हुसैन जो चीफ जस्टिस थे उनके बारे में, कि उनकी सारी नफ़रत इस बहस पे थी कि मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया, मुझसे जूनियर को आपने बना दिया, उनको पागलपन की हद तक जो था वो शौक था। तो ऐसा बंदा आपको लगता है रिज़ाइन करेगा जिसकी हेट्रेड का रीज़न ही ये था कि भाई मुझे क्यों नहीं पोजीशन दी। तो बहरहाल इसी किस्म के लोग हमारे सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं और हमेशा ही रहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि डोंट लेट देम विन। आई होप दे डोंट गेट टू विन, नॉट एनी मोर। खैर नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।